ओके, तो आज हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में। सबसे पहले आती है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो आपके पास मिनिमम एलिमेंट लेकर आती है पूरे पूरे एरे में से, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको प्लेस कर देती है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। देन ऑन द सेकेंड आइटरेशन वो क्या करती है, सारे के सारे जो लेफ्ट आउट एरे हैं उसमें से सबसे मिनिमम वाला सेकंड मिनिमम ढूंढ के लाती है, क्योंकि आपके पास जो सबसे ज़्यादा मिनिमम है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट में, आप लेफ्ट में सर्च ही नहीं करोगे, ठीक है, राइट वाले में ढूंढोगे और फिर सबसे जो मिनिमम अप वाला है उसे आप सेकंड पोजीशन में लाकर स्वैप कर दोगे, ऐसे करते जाओगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ऐसे करते रहोगे। और ये जो है इनपुट इंस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है, ये बस किसी भी एरे को उठाएगी और ऐसे ही ऐसे दो पासेस पूरे पूरे चलाएंगी, ठीक है, दो फोर लूप जो होगी वो कंप्लीट चलेगी इररिलेवेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरे इंस्टेंस, मींस जो भी इनपुट इंस्टेंस है उसके सिनेरियो के इररेस्पेक्टिव में भी ये एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाएगी, इसलिए वर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाती है हर एक केस में, ठीक है, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर। ओ वन का ये क्या करती है, स्पेस लेती है, क्योंकि भाई ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करती है, इसे कॉन्स्टेंट स्पेस यूज करती है। कॉन्स्टेंट स्पेस का मतलब है कि भाई आप जो वेरिएबल है वो आप वही सेम वेरिएबल्स और वही सेम मेमोरी लोकेशंस यूज करोगे, वही वेरिएबल का जो स्पेस है वो यूज करोगे, चाहे आप उसे 1000 एलिमेंट दे दो चाहे 1,00,000 एलिमेंट दे दो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बिग ऑफ वन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ऐसा ही कुछ है कि आपके जो कंपैरिजन है वो फिक्स्ड होंगे। जब भी आपके कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं ना तो उसे हम बिग ऑफ वन कहते हैं, बट जो कि इतनी ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के लिए। तो बेस्ट जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है जो कंपैरिजन बेस्ड नहीं है वो भी ऑफ एन की ला पा रही है। ऑफ एन से ज़्यादा तो आप ला ही नहीं सकते, ज़्यादा फास्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो आपको देखना ही पड़ेगा ना सारे सारे एलिमेंट्स को, इसलिए बिग ऑफ एन जो है वो फास्टेस्ट है, वो भी नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के लिए। अदरवाइज कंपैरिजन के लिए तो हमारे पास जो बेस्ट आ रही है आज तक वो है एन लॉग एन, उससे बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब ये भाई स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब होता है कि भाई आपके जो दो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो दो एलिमेंट्स हैं 2 और 2, लाइक 2 4 2, तो ये जो है सॉर्टेड ऑर्डर में भी 2 और जो 2 आ रहे हैं, ये वाला जो पहला था ये पहले ही आएगा और ये वाला जो दूसरा था ये बाद में ही आएगा। ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में आएंगे जैसे पहले थे अनसॉर्टेड के केस में। अब जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो क्या कर देती है, वो इन्हें स्वैप कर देती है, ठीक है। कई बार जब आप मतलब मिनिमम एलिमेंट ढूंढने के लिए आप कहीं से एलिमेंट ढूंढ के लाते हो तो वो जिस एलिमेंट के साथ स्वैप करती है ना वो हो सकता है वो इसे कर सकता है आउट ऑफ ऑर्डर। इसका अगर हम एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करें ठीक है, इसका अगर हम एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 4 2 है, ठीक है, और भाई 2 4 2 है और मे बी यहाँ पे हम कुछ और एलिमेंट ले आते हैं, ठीक है। अब तो भाई अब हमारे पास जो है, अब हम मिनिमम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम मिनिमम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो सबसे पहले आपने क्या किया कि ठीक है आप यहाँ से चलते चले, ठीक है, आपको ये मिनिमम मिला, ठीक है, 2 है, तो इससे छोटा और इक्वल टू कौन सा मिला भाई, ठीक है 2 मिल गया। तो अब जो इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे आ गया, तो आपका स्वैपिंग हो सकती है 2 इस वाले की आपकी स्वैपिंग हो सकती है फ्रंट वाले केस में, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से ट्रेवर्स करो तो फिर से आपको जो मिनिमम मिल जाए, ठीक है, ये वाला जो है वो स्वैप इसके साथ ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है एक इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा भी आपके जो है केसेस हैं वो बन सकते हैं जिसमें कि आपके दोनों के दोनों ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके आगे अगर आपका जो हो जाता 1, ठीक है, इसके आगे हो जाता आपका 1, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो इस साइड बनता जाएगा एरे, और भाई फिर उसके बाद लाइक यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 3 दूसरे एलिमेंट्स भी जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। तो जिस वक्त हमारे पास यहाँ पे स्वैपिंग्स वगैरह हो रही हैं तो ये एलिमेंट जो है मे भी हो सकता है इसके साथ स्वैप हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो अब सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे 4 था ना, तो अब जो थर्ड जो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो तो ये वाला होगा ना, तो मेरे पास जो है सिलेक्शन सॉर्ट मेरे पास ये वाला एलिमेंट लेके आएगी। अब क्या होगा कि ये जो 4 है इसके साथ इसे स्वैप कर देगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी वाले केस में इनका जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया, ठीक है, बाकी की जो 2 4 है वो इस साइड रह गए और एक जो 4 है वो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब चाहे आगे आप कुछ करो ऐसा बहुत मुश्किल है कि ये वापस से उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में थे। अब भाई ऐसा ज़रूरी क्यों है कि भाई आपको ये भी सेम ऑर्डर है तो 2 ही, भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके दोनों 2 ही तो हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है चाहे वो पहले आए चाहे वो पहले। पर स्टेबिलिटी ये कहती है कि भाई आपके जो असलियत में जब आप ये सॉर्टिंग वगैरह अप्लाई करोगे ना तो आपके जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं ना वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक एलिमेंट के होंगे, वो ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई 4 और फिर यहाँ पे पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो भी 4 हो पर उसके साथ पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपका कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कुछ और वैल्यू हो,
ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है सेम हो। अब आप सॉर्टिंग कर रहे हो इसके इंडेक्स के बेसिस पे, लाइक 5 के बेसिस पे आप सॉर्ट कर रहे हो, इस 4 के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हो। तो अब यहाँ पे अगर 4 होता, ठीक है, तो और ये दोनों हो जाते हैं उलट पलट, कि मीन्स भाई आपका ये वाला जो है ये आ जाता ऊपर और ये आ जाता नीचे। अब आपको हो जाएगी गड़बड़ी, क्योंकि आपको ये वाला जो ऑर्डर था वो तो मेंटेन करना था, ठीक है, बेशक ये 4 है पर ये ऑर्डर जो है वो आपको मेंटेन करना था, क्योंकि आपके हो सकता है पहले से जब आपकी सॉर्टिंग हुई हो तो ये एस हो और ये यहाँ पे टी हो, तो स्ट्रिंग बेस पे सॉर्टिंग हुई है तो आपकी वो जो सॉर्टिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए आपकी जो स्टेबिलिटी है वो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट की भाई बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि आप क्या करते हो, आप सबसे जो मैक्सिमम एलिमेंट है आप एक एलिमेंट को पुश करते जाते हो लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, आपको जो भी मैक्सिमम मिलता है उसका आप ट्रैक रखते जाते हो और आप उसको लास्ट तक पुश कर देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही आप दोबारा से मैक्सिमम ढूंढते हो और उसको सेकंड लास्ट तक पुश कर देते हो, ऐसे ही थर्ड लास्ट तक पुश कर देते हो, फिर ऐसे ही फोर्थ लास्ट तक। तो आप ये जो ट्रैक रख रहे हो और जो पुश कर रहे हो ना, इस वाली लूप में हमारे पास लग जाता है O ऑफ n स्क्वायर टाइम। बट एक बार सोच के देखिए कि भाई आपके पास आप लास्ट तक पुश करते हुए जा रहे हो, आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो मतलब वो हो आउट ऑफ ऑर्डर हो, है ना, कि तो आप एक फ्लैग बना लेते हो कि भाई ठीक है इस वाले पास में हमारे पास एक आधा स्वैप हो गया, ठीक है, और इस वाले पास में मेरे पास एक भी स्वैप नहीं हुआ। तो जिस बार भी आपके पास एक भी स्वैप नहीं हुआ, समझो आपका एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। फॉर एग्जांपल ऐसा अगर हम इसको एक इनपुट इंस्टेंस दे दें, तो अब भाई सबसे पहले 1 को देखेंगे, क्या भाई 1 2 से छोटा है? हाँ भाई छोटा ही है, ये तो बड़ा है ही नहीं, तो मैं क्यों करूँगा स्वैप। फिर इसके आप 2 देखोगे, ठीक है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, हाँ भाई है। 3 जो है वो 4 से छोटा है, हाँ भाई है। 4 है वो 5 से छोटा है, भाई एक भी बार स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो 5 था वो 5 का 5 यहीं रह गया, क्योंकि यही मैक्सिमम था। अब इस वाले केस में आप कर दोगे फ्लैग जो है वो रह जाएगा फॉल्स, फिर भाई आपकी जो सॉर्टिंग हो जाएगी बंद। तो आपको क्या करना पड़ा, आपको सारे एलिमेंट को बस एक बार देखना पड़ा, यानी ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, मींस बिग ओमेगा ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो इस तरह से आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई बिग ओमेगा ऑफ एन इन द बेस्ट केस। एवरेज केस में हो सकता है भैया आधे एलिमेंट रिवर्स सॉर्टेड हो, आधे एलिमेंट बिल्कुल ही सॉर्टेड ना हो, ठीक है, किसी भी रैंडम ऑर्डर में हो, बस आधे एलिमेंट हो। तो इस केस में भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर जाएगी, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के लिए हमारे पास n/2 की जो फॉर लूप है वो चल जाएगी, जो कि हमारे जो थीटा नोटेशन में एन स्क्वायर के बराबर ही माना गया है। अब भाई हमारे पास यहाँ पे वर्स्ट केस में एन स्क्वायर ही होगी, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स सॉर्टेड हो, तो इस एल्गोरिथम को फॉर एग्जाम्पल 5 4 3 2 1 हो, ठीक है, 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे हो। तो भाई इस एल्गोरिथम को मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहले इन दोनों को स्वैप करेगी, तो बेसिकली क्या करेगी कि भाई 4 है और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई अब 3 से कंपेयर करेगी, हाँ भाई 3 भी कंपेयर, तो 3 और फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कंपेयर करेगी तो भाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसका 1 से कंपेयर करेगी तो भाई 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसका 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली अब आप देख पा रहे हो कि बाकी सारे जो एलिमेंट है वो तो ऐसे कैसे रह गए रिवर्स सॉर्टेड, बस एक एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, क्योंकि असेंडिंग चाहिए था। तो इस वजह से अब दोबारा से आपकी जो एल्गोरिथम है उसको सेम मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी मेहनत बार बार करते करते आपकी जो एल्गोरिथम है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर की अचीव कर लेगी, जो कि बहुत ज़्यादा खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। बेसिकली आप पॉलिनोमियल तो अचीव कर रहे हो, बट हाँ एन स्क्वायर। अब इसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी भाई हमारे पास ऑफ 1 की है, बिग ऑफ 1 की, क्यों? हमने क्या एक और एरे बनाया है ऐसा, जैसा 5 एलिमेंट है वैसा एक और एरे बनाया क्या? नहीं ना। तो भाई हमारे जो कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वही यूज हो रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो रह जाएगी ऑफ 1 की। अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब एक बात पॉइंट जो है वो नोट करने की ये है कि जब भी आपकी एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं सॉर्टिंग की, तो ऐसी एल्गोरिदम्स, ठीक है, ध्यान से सुना, ऐसी एल्गोरिदम्स जिनमें हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करके हम सॉर्टिंग जो ऑर्डर है वो अचीव कर रहे हैं एडजेसेंट एलिमेंट को, लाइक आप लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ रहे हो या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ रहे हो, ठीक है, और फिर ऐसे स्वैप करते जा रहे हो एडजेसेंट एलिमेंट्स को, तो आप स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हो, ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हो। जो भी आप एल्गोरिथम ऐसी देखोगे ना जिसमें आप एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते हुए और एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो, वहां पर आप अचीव कर सकते हो स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपके जब भी आप स्वैपिंग के दौरान आपके पास यहाँ पे 2 एलिमेंट आते हैं, तो आपको जब भी ऐसे मिलेगा कि ठीक भाई 2 इज लेस देन 2, ठीक है, नहीं है भाई, तो आप आगे बढ़ जाओगे, आपको नहीं करना स्वैप, आप वहीं पे रुक जाओगे, आप नहीं करोगे इन दोनों को स्वैप, ठीक है। तो आप एडजेसेंसी से चल रहे हो, इसलिए आप जो उनका जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो आप मेंटेन कर पाओगे। जबकि ऐसी जो एल्गोरिदम्स है जो यहाँ से उठा के कहीं भी स्वैप कर सकती हैं, यहाँ से उठा के बिल्कुल एंड तक स्वैप कर सकती है, ठीक है, तो ऐसी जो एल्गोरिदम है वो होंगी नॉर्मली इन अनस्टेबल, ठीक है। तो जैसे हम सिलेक्शन सॉर्ट को देख रहे थे तो ये वाली इसलिए ही अनस्टेबल थी, ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी उठा के कहीं को स्वैप कर देती है और इससे जो ऑर्डर था वो हो जाता था चेंज।
ठीक है। तो भाई अब हमारे पास ये हो गई अनस्टेबल एल्गोरिदम। इसको भी हम स्टेबल बना सकते हैं बट एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर और लॉजिक लगेगा, जो आपका क्या करेगा, पहले की जो पोजीशंस हैं उनको प्रिजर्व करके रखेगा और दिमाग में रखेगा, ठीक है भाई पहले ऐसी थी और मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में भी इन दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये हो गया हमारे पास बबल सॉर्ट। अब भाई जो अनस्टेबिलिटी की तो बात हो गई, अब अगर बाय चांस जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ ओ वन की टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी ले रही है, मतलब और कोई एरे नहीं बना रही, तो उसे हम कहते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो बबल सॉर्ट हो गई हमारे पास वो हो गई इन प्लेस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम की, जो कि है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट भी एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में आती है जो कि इजीली इंप्लीमेंट हो जाती है। बेसिकली आप क्या करते हैं, आप एक सॉर्टेड लिस्ट और एक अनसॉर्टेड लिस्ट मेंटेन करते हो। आप राइट से लेफ्ट की तरफ आप जो एलिमेंट्स है वो उन्हें पुश करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट आ जाता है लाइक 5 4 3 2 1, ठीक है। यही मैं रिवर्स सॉर्टेड और लिख के चलता हूँ क्योंकि ये नॉर्मली वर्स्ट केस होता है ऐसी एल्गोरिदम्स का। अब भाई मेरे पास मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट को तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सॉर्टेड होता है, बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड होता है। एक एलिमेंट क्या करोगे, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ। तो भाई अब आप जो शुरुआत जो करते हो आप करते हो सेकेंड एलिमेंट से। तो भाई आपने 4 उठाया, आप क्या करोगे भाई 5 से सबसे पहले देखोगे कि भाई मुझे असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट चाहिए। तो भाई अब मैं क्या करूँगा, 4 को भाई सबसे पहले कंपेयर करूँगा 5 के साथ। तो भाई मैं क्या करूँगा, ठीक है अच्छा भाई 5 तो बड़ा है, 5 तो बड़ा है, मीन्स 4 जो है मेरे पास छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, 4 को आगे ले आऊँगा, 5 को पीछे ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो भाई इससे क्या हुआ कि मेरा जो इतना एरे था, मेरे पास जो 2 एलिमेंट का जो एरे बन गया वो बन गया मेरे पास यहाँ पे सॉर्टेड, और बाकी जो बन गया मेरे पास यहाँ पे अनसॉर्टेड। मेरे पास 3 2 1 बन गया अनसॉर्टेड। तो मैं क्या करूँगा भाई 3 उठाऊंगा, ठीक है। अब 3 उठाऊंगा भाई, मैं इससे कंपेयर करूँगा क्या 3 जो है वो 5 से छोटा है। हाँ जी, 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, 3 को एक टेम्परेरी लोकेशन में कर लूँगा कॉपी। लाइक मेरे पास यहाँ पे 3 चला जाएगा मेरे पास यहाँ पे टेम्प के अंदर। फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि भाई ठीक है 5 से कंपेयर करूँगा, 5 से भाई छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें करूँगा स्लाइड। ध्यान से सुनना, स्लाइड करूँगा। स्लाइड का मतलब क्या है भाई, कि मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा और यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। मुझे अपनी पोजीशन मिल गई है 3 की, ठीक है। पर मैं एक और बार सर्च करूँगा, क्या जो है, एक और बार नहीं मतलब जितने भी एलिमेंट्स है साइड वाले उनके साथ आप सर्च करोगे कि भाई क्या जो 3 है क्या वो 4 से छोटा है। हाँ जी भाई, और स्लाइड करो, तो दोबारा स्लाइड करोगे तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 4। अब यहाँ पे आ जाओगे, एरे हो गया है खत्म, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको चेक लगाना है, एरे हो गया है खत्म। तो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे 3, ठीक है। तो आपको जो 3 है उसकी परफेक्ट पोजीशन मिल गई, यहाँ तक आपका जो पर्टिकुलर एरे है वो हो गया सॉर्ट। ऐसे ही आप करोगे 2 के साथ, 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो इधर खिसक जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा गायब। ऐसी जो 1 है वो यहाँ से मेरे पास यहाँ पे स्लाइड होते होते यहाँ तक मेरे पास यहाँ पे स्पेस बना देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आप देख रहे हो मेरी जो सीरीज है वो क्या बनी, ठीक है। सबसे पहले 1 स्लाइड, फिर 2 स्लाइड, फिर 3 स्लाइड, फिर 4 स्लाइड, ऐसे बन रही है 1 2 3 4 बन रही है एन तक, है ना। तो मेरे पास ये कौन सी सीरीज है, n इंटू n+1/2, जो कि हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। ये तो था मेरे पास यहाँ पे वर्स्ट केस कंपैरिजन। तो वर्स्ट केस में मेरे पास यहाँ पे ऑफ nx स्क्वायर की मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, देखो अब बेस्ट केस में क्या होगा इंसर्शन सॉर्ट में। फॉर एग्जांपल मैं यही इसको एरे दे देता हूँ भाई, पूरा सॉर्ट बेटा, ठीक है भाई। क्या करना है इसे, यहाँ देखेगा भाई, इससे पहले कोई एरे यहाँ से देखा गया नहीं है, मैंने पहले इसे बताया था कि भाई एक एलिमेंट का क्या कंपेरिजन करेगा, तो एक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड होता है। अब भाई 2 को देखेगा, ठीक है, 2 क्या 1 से छोटा है, नहीं है भाई, चलो आगे, पहले ही खत्म भाई, जब छोटा मिला ही नहीं, मैं अपनी परफेक्ट पोजीशन पे हूँ। तो भाई अब 3 को देखेगा, 3 क्या 2 से छोटा है, नहीं भाई। 4 क्या 3 से छोटा है, नहीं भाई। 5 जो है वो 4 से छोटा है, नहीं भाई। स्लाइड करने का मौका ही नहीं मिला, तो इसे बस एक बार ट्रेवर्स करना पड़ा, तो इसने सबको ट्रेवर्स कर लिया और मिल गई टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओमेगा ऑफ n की। तो अब इसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी की। मैंने पहले ही कहा था जो भी एल्गोरिथम मेरे पास यहाँ पे ऐसे एडजेसेंट स्लाइड के मैनर में हमारे पास स्वैपिंग होती है, ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट्स के कंपैरिजन की बेसिस पे वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाती हैं बाय डिफॉल्ट। तो भाई इंसर्शन सॉर्ट है बाय डिफॉल्ट स्टेबल एल्गोरिदम, ठीक है, स्टेबल एल्गोरिदम। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे हीप सॉर्ट। अब तक तो बात हो रही थी मेरे पास यहाँ पे स्मॉल टाइनी एल्गोरिदम्स की, ठीक है। अब आ गई हमारे पास यहाँ पे हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट हमारे पास क्या होती है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, बाइनरी ट्री होता है बेसिकली, एक बाइनरी ट्री होता है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हीप सॉर्ट, जो कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मेंटेन करते हैं हीप प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है मैक्स हीप और एक होती है मिन हीप। 2 टाइप की हमारे पास यहाँ पे हीप्स दिखाई देती हैं, ठीक है। 2 टाइप के हमारे पास बाइनरी ट्री दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमारे पास जो है हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीप प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या होता है कि ना हमारे पास जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहिए होती है ना, तो हम कौन सी यूज़ करते हैं, हम करते हैं मेन हीप, ठीक है, मेन हीप यूज़ करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई हीप कैसे काम करती है, हीप होती क्या है।
तो भाई अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर हम मिन हीप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी एक सब ट्री अगर हम देखें, ठीक है, बाइनरी ट्री है तो इसके भाई 2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, 2 चिल्ड्रन होंगे। और ये एक्चुअली बाइनरी नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसका भाई हमारे पास यहाँ पे ऐसा सा ट्री बनता है, और ना हमारे पास जो जो लास्ट लेवल होता है ना वही हमारे पास एम्प्टी हो सकता है, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे फिल्ड होते हैं। इसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ट्री के टाइप्स आते हैं, फुल बाइनरी ट्री, ठीक है, और फिर उसके बाद परफेक्ट बाइनरी ट्री और भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि लास्ट लेवल जो होगा वही मेरे पास फुल होता है, और ये लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये लेफ्ट की तरफ होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे इसे फिल कर दें, नहीं, हम नहीं कर सकते, आपको पहले ये पोजीशन फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होती है भाई हीप। अच्छा, अब मिन हीप क्या होती है भाई? मिन हीप ये होती है कि भाई आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये दोनों के दोनों जो चिल्ड्रन है ना उनसे स्मॉलर होगा, कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इन दोनों से स्मॉलर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे मेरे पास 4 हो सकता है, ठीक है, 3 या 4 हो सकता है, ठीक है। तो 3 वाले के लिए देखें तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 से बड़े होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो 3 से बड़े और यहाँ पे 2 से बड़े, ठीक है, ऐसे करके मेरे पास मिन हीप प्रॉपर्टी होती है। तो भाई अगर आपको एक एरे का हीप स्ट्रक्चर दर्शाने को कहा जाए, ठीक है, सिंपल सा, तो अगर मैं एक एरे ले लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरे ले लूँ लाइक 2 4 6, ठीक है, 1, ठीक है, 0, कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं रैंडम ऑर्डर ले रहा हूँ, मैं कुछ भी वो नहीं ले रहा सॉर्टेड। तो भाई आप इसका हीप कैसे बनाओगे? भाई आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, ठीक है, अब यहाँ पे इसके 2 चिल्ड्रन में 4 और 6 लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप 1 0 लिखना है तो आप क्या करोगे 1 और फिर यहाँ पे 0 लिख दोगे, ठीक है, बेसिकली ये, ठीक है। अब आप देख रहे हो, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि भाई आपकी हीप प्रॉपर्टी तो बिल्कुल वायलेट हो रही है। तो भाई अभी तक हमने हीप बनाई कहाँ है? अभी तो हमने बस इस जो एरे है उसकी हमने बस एक बाइनरी ट्री बना दिया है उसका, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसी नोड पे आएंगे, ऐसी नोड पे आएंगे जहाँ से हम हिपिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हिपिफिकेशन क्या होती है? हिपिफाई एक पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर जो सब ट्री है ना उसको फिक्स कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, है ना, इसकी बात करूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा, इसको फिक्स कर देगा। देखो, जब भी हम ये जो ऑर्डर है ना कि मीन्स मेरे पास ऊपर जो छोटा होगा नीचे बड़े होंगे, ये हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास नॉन लीफ नोड है। अगर आप इसको कंसिडर करो जैसे ये वाली 0 वाली नोड है, ठीक है, इसको आप किससे कंपेयर करोगे? इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये तो ऑलरेडी बढ़िया हीप है भाई, ठीक है, अपने आप में तो हीप ही है कि भाई मिन हीप है कि भाई इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो कुछ गलत कैसे होगा, ठीक है। तो फिर आप जो हीपिफिकेशन है वो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप यहाँ से स्टार्ट करोगे हीपिफिकेशन, जो नॉन लीफ नोड है। तो भाई अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि भाई कहाँ से हीप हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि भाई ये वाली जो है ना पर्टिकुलर नोड, यहाँ से हम हीपिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो ये जो है ना इसके नीचे 2 हमारे पास यहाँ पे नोड्स और हैं। अब इस वाली नोड का पता कैसे लगाया जाए? भाई इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो होता है भाई n/2 का, भाई n/2 और भाई -1, ठीक है, n/2 -1, ये होता है इसका फॉर्मूला। n क्या होता है भाई? आपकी कितनी नोड है? तो अगर हम नोड देखें 1 2 3 4 5 है, 5/2 करेंगे तो भाई कितना निकलेगा हमारा है, 5/2 निकालेंगे हमारे पास यहाँ पे होगा 2.5, ठीक है। तो भाई अब उसका हम कर देंगे फ्लोर, ठीक है, फ्लोर कर देंगे। तो फ्लोर करा तो हमारे पास आ गया 2 2 - 1 करा तो मेरे पास आ गया 1, है ना, तो 0। अब अगर इसकी हम पोजीशन देखें 4 की, इसकी पोजीशन क्या है? 0 है 1, तो भाई बेसिकली हमें उसकी लोकेशन मिल गई कि जहाँ से हम हिपिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है कि भाई इसका इस एरे में इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड पता कैसे लगाया जाए? लेफ्ट होता है भाई 2 × i+1 और राइट होता है 2 × i+2। फॉर एग्जाम्पल इस वाली लोकेशन का अगर हमें लेफ्ट चाइल्ड पता लगाना है तो वो होगा 2 × 1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। तो अगर हम इसमें एरे में ढूंढ के देखें तो यहाँ पे बन जाएगा 3, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4। तो 2 × 1 + 1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका लेफ्ट चाइल्ड, जो कि एक्शन में इसका लेफ्ट चाइल्ड C1, यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड है। अगर मुझे राइट चाइल्ड निकालना है तो 2 × 1 + 2 दैट इज 2 + 2 दैट इज 4। तो ये वाली जो लोकेशन है वो इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, जो कि एक्चुअल में इसका राइट चाइल्ड है। तो ये फॉर्मूले यूज़ करके हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल सकते हैं हीप के। अब क्या करना है? अब देखो, अब इस वाले सब ट्री के लिए अब मुझे इसको हीपिफाई चलाना है, ठीक है।
इसको हीपीफाई चलाना है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इसको इससे नीचे की तरफ देखूंगा, मैं देखूंगा भाई इसका सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। शुरुआत में तो आप इसको ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि देखो मिन हीप बना रहा है ना, तो हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो हम मिनिमम इसको ही रख लेंगे, ठीक है भाई 4 है। अब फिर हम इसके लेफ्ट साइड को देखेंगे, क्या 1 4 से छोटा है, हाँ जी, तो 4 जो है वो कट के बन जाएगा मेरे पास 1, और मेरे पास जो इंडेक्स है वो मेरे पास ये वाला हो जाएगा। इंडेक्स हमने इसका कैलकुलेट करा था 3, तो बेसिकली हमारे पास जो 3 है वो इंडेक्स 3 के इंडेक्स वाला जो नंबर है वो अब तक स्मॉलेस्ट वाला मिल गया हमें। अब अगर हम बात करें, फिर हम राइट को देखेंगे, राइट क्या 1 से भी छोटा है, हाँ जी, राइट जो है वो 1 से भी छोटा है, तो 0 और छोटा मिल गया हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 3 है ना, 3 की जगह हम काट के जो इंडेक्स है वो कर देंगे 4, क्योंकि हमें 0 एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कर देंगे स्वैप, ठीक है। अब हम इन दोनों को कर देंगे स्वैप, तो बेसिकली हमारा जो हीप है ना, हमारा जो हीप है वो कैसा बन जाएगा, वैसा बन जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक है, और भाई यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास है 4, ठीक है। तो ये जो ट्री था वो आपस में मिन हीप बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ये मिन हीप बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम उस वाले ऑर्डर में चलेंगे कि भाई ठीक है, मतलब कि n/2 - 1 वाले ऑर्डर में चलेंगे कि हम ऐसे से करते ऐसे से करते हुए चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो भाई बेसिकली 6 को भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई 6 के नीचे कुछ है नहीं, ठीक है, 6 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या हम हीपीफाई करेंगे, और तो हमने इसलिए इसको करा था n/2 - 1 के फॉर्मूले से। पर अब हम फिर अब इससे एक और बार डिक्रीज करेंगे, तो ये वाली 1 थी, तो हमारे पास अब आ जाएगी 0 पोजीशन, ठीक है। तो हमने 1 से स्टार्ट करा था, n/2 - 1 की वैल्यू 1 थी। अब इसका हम एक वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी, तो 0 हमारे पास यहाँ पे रूट आ गई। अब हम रूट को देखेंगे, ठीक है, रूट को देखेंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे सबसे मिनिमम जो है हम 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 0, हाँ जी 0 छोटा है, तो अब हम इसको ध्यान रखेंगे, इसकी जो पोजीशन थी 1 थी, तो हमारे दिमाग में होगा 1। फिर उसके बाद हम 6 को देखेंगे, क्या 6 0 से छोटा है, नहीं जी 6 तो 0 से छोटा नहीं है, तो आप क्या करोगे 2 और 0 को स्वैप कर दोगे, तो आपके पास बन जाएगा 0, और फिर उसके बाद मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4। अब एक और चीज़ कि भाई आपने इसको तो कर लिया, ठीक है, आपने इसको तो कर लिया, ठीक, 0 के नीचे 2 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, तो ठीक हो गया। बट ये तो खराब हो गया ना, ये तो खराब हो गया, देखो हीपीफाई की वजह से ये खराब हो गया कि भाई, तो हीपीफाई सिर्फ एक ही नोड पे काम नहीं करती, ये नीचे तक जाती है। मीन्स हीपीफाई जो ऑपरेशन है वो ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, जब तक आपके पास लीफ नोड नहीं आ जाती, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया 0 से, अब आपकी जो हीपीफाई जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब जो आपका पर्टिकुलर फंक्शन है ना उसके अंदर आपने ये पास करा था नहीं वाला नोड, अब आप ये वाला नोड पास कर दोगे, ठीक है, चेक करने के लिए कि क्या ये अभी भी हीप है। तो भाई अब देखते हैं, तो भाई अब ये जो 2 है, क्या ये मेरे पास यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट वाला लेके चलेंगे, क्या 1 छोटा है 2 से, हाँ जी है। तो भाई हमारे पास दिमाग में आ गया कि भाई एक जो थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो ऑलरेडी छोटा है, क्या 4 छोटा है, नहीं है भाई, तो हमारे पास ये वाले 2 और 1 स्वैप हो जाएंगे, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। तो अब जो मेरे पास जो ट्री बना वो बना 0 है और फिर 1, ठीक है, और फिर इसके बाद मेरे पास बन गया 6, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे बन गया मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया 2 बन गया, और यहाँ पे मेरे पास बन गया 4, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बन गई हमारे पास यहाँ पे मिन हीप बन गई, ठीक है। अभी हमारा कुछ भी सॉर्टिंग वगैरह हुआ ही नहीं है, ठीक है, अब तक तो हमने बस हीप बनाई है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी बनेगी, ठीक है। अगर हमारी जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, अब जो उसकी हाइट है वो जाएगी मेरे पास यहाँ पे log n, ठीक है, तो हमें n/2 - 1 से शुरू करना पड़ रहा है ये सब, ठीक है। और भाई मेरे पास log n जो है मेरे पास हाइट है, तो मतलब हीपीफाई की जो ऑपरेशन है वो ऊपर से नीचे तक जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जाता है। वर्स्ट केस में पूरी हाइट ट्रेवल करेगा, तो भाई log n जो है वो ट्रेवल करेगा। हम ये कर रहे हैं कितने बार, जितनी मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो n log n की मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं हीप सॉर्ट करना चाहता हूँ, ये तो बस मैंने हीप बनाई है, इसे हम कहते हैं बिल्ड हीप, ठीक है, बिल्ड मेन हीप, ये जो ऑपरेशन। अब उसके बाद मैं करूँगा हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट कैसे होता है कि भाई आप सबसे पहले क्या करते हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, मीन्स आप जिस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं ना उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वो हीप डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी हम सोच के चल रहे थे कि भाई ठीक है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, मीन्स हमारे पास जो मिनिमम एलिमेंट है वो लास्ट में होना चाहिए और बाकी जो सारे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पूरा सॉर्टेड है, इसलिए हमने मिन हीप ली। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप मैक्स हीप लोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 0 को आपको 4 से करना है रिप्लेस, तो आप क्या करोगे भाई 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6, ठीक है, और भाई यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0। अब भाई देखो
ये जो था, ये वाला जो 4 जहाँ पे लिखा था, ये तो सबसे लास्ट लोकेशन थी ना। तो आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आ गया मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। ये जो लास्ट में था आपके पास 0 आ गया, तो आपके पास जो एरे है उसमें आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर आना शुरू हो गया है कि आपके पास यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया है। अब आप क्या करोगे कि आप इसको कट कर दोगे कि बेसिकली आपको एक एलिमेंट तो मिल गया, अब आपको उससे मतलब नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसे हटा दोगे हीप से, ठीक है। तो आपके पास ये वाली जो पर्टिकुलर जो पूरा पूरा ट्री है ये लेफ्ट बच गया आपके पास, ठीक है। पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि आपने हीप प्रॉपर्टी खराब कर दिया कि भाई 4 जो है वो मिनिमम नहीं रह गया है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से हीप सॉर्ट अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो हीप सॉर्ट अप्लाई करो, हीप P5 अप्लाई करोगे, तो भाई आपका जो 4 है वो 1 से छोटा है क्या? हाँ जी, नहीं 4 जो है मेरे पास यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो 1 जो है मेरे पास यहाँ पे छोटा है, तो 1 जो होगा मेरे पास यहाँ पे कैंडिडेट बन जाता है। क्या 6 जो है वो 1 से भी छोटा है? नहीं भाई, तो मेरे पास जो 1 है वो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो हीप बन गया वो बन गया मेरे पास यहाँ पे 1, और भाई यहाँ पे 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 से छोटे एलिमेंट हमारे पास नीचे 2 है क्या? हाँ जी है। तो 1 जो है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, 2 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक ही गो में कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है मेरे पास यहाँ पे मिनी हीप बन गई, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, अब मेरा जो 1 है मेरे पास यहाँ पे 4 से स्वैप होगा, तो मेरे पास यहाँ पे 4 जो लोकेशन थी वो थी यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1, ठीक है। और भाई जो मेरे पास यहाँ पे 4 जो है वो वापस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और जो 1 है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो ट्री है वो फिर से हो गया खराब, और मैं कर दूंगा इसे कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो ट्री बच गया वो हो गया 1, मेरे पास यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है। मैंने स्वैप कर दिया, उसके बाद का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गया 2, यहाँ पे हो गया मेरे पास यहाँ पे 6, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कट ऑफ कर दिया ट्री, बेसिकली साइज ऑफ जो हीप है वो मैंने -1 कर दिया, ठीक है। अब भाई मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया कि अब मैं दोबारा से हीप ठीक करूँगा, ठीक है। तो हीप ठीक क्यों करते हैं, हीप ठीक इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट चाहिए होता है। तो भाई अब हम क्या करेंगे कि इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक का मतलब हम मिनिमम एलिमेंट चाहिए ये और इसके चाइल्ड में से, तो भाई मिनिमम जो है मेरे पास 2 आ गया, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे फिर से मैं इसको और फिर इसको किससे रिप्लेस करूँगा बताओ? इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट अभी हीप का होगा, हम ऐसे चलते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो मेरे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो 6 है, तो मेरे पास 2 जो है वो मेरे पास यहाँ पे 6 से रिप्लेस हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरे पास जो ट्री बनेगा, ठीक है, वो बनेगा मेरे पास 6 और 4। बाकी मैंने कट ऑफ कर दिया क्योंकि वो मुझे मिल गया सॉर्टेड ऑर्डर में, डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर में, डिसेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, फिर से हीपीफाई करूँगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, 6 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे अब दोबारा से इसको मैं रिप्लेस करूँगा लास्ट से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट 6 आ जाएगा, एक एलिमेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का जो मेरे पास जो एलिमेंट है वो आ गया। अब आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप बेसिकली इस वाले एलिमेंट को जो रूट पे है उसे आप रिप्लेस कर रहे हो लास्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है। ये जो रूट है आप इसको रिप्लेस कर रहे हो लास्ट वाले एलिमेंट से, और फिर उसके बाद आप हीपीफाई कॉल कर रहे हो जो लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ठीक है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप ऐसा सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए कर रहे हो क्योंकि सारे के सारे आपको एक एक बार डालने पड़ रहे हैं लास्ट में, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट। तो आप क्या कर रहे हो कि आपकी n मल्टीप्लाई बाय लॉग n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि n एलिमेंट है और एक एलिमेंट के हीपीफाई के बाद मैक्सिमम टाइम लग सकता है log n, तो n log n की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास आ जाती है। थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन हो गया, बट हाँ हीपीफाई ऑपरेशन जो है, हीप सॉर्ट जो है बताना ज़रूरी था। अब देखो, अब इसके अंदर भी क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके जो स्वैपिंग्स हो रहे हैं वो एडजेसेंट एलिमेंट को देखकर हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। आपके जो स्वैपिंग हो रहे हैं वो किसी भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट के हो रहे हैं, लाइक इसके हो रहे हैं, ठीक है। आपके किसी और एलिमेंट से यहाँ पे हो सकते हैं, हो सकता है ना कि देखो ये एलिमेंट अगर इससे स्वैप होता है ना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट तो है नहीं, तो हम ये एडजेसेंट सी से हम स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो हीप सॉर्ट जो है वो किसी से भी स्वैप कर देती है और ऑर्डर को कर देती है चेंज, ठीक है। ऐसे आप इंस्टेंसेस पक्का ढूंढ सकते हैं जिसमें आपकी जो हीप सॉर्ट है वो स्टेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसे कर देगी खराब, ठीक है। तो आपकी जो ये हीप सॉर्ट है वो है अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। अब भाई ये क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ले रही है, हमने कोई एक्स्ट्रा एरे बनाया नहीं ना, हमने तो बस ये विजुअलाइजेशन देखी हमने हीप की। असल में जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो तो एरे में ही कर रहे हैं अपने, हमारे पास जो एरे है ना। जब हम एरे में पूरा बाइनरी ट्री बना सकते हैं तो क्या ज़रूरत है लिंक लिस्ट वाले रिप्रेजेंटेशन की। तो भाई आपने क्या करा कि भाई ठीक है एरे के अंदर ही चेंज कर दिया, तो इसलिए इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई बिग ऑफ 1, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास इसकी जो तीनों केस में इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट, इसकी तीनों केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वो है n log n, और n log n मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कैसे आ रही है कि भाई n एलिमेंट है, हर एक के हीपीफाई ऑपरेशन में लगता है log n टाइम, क्योंकि भाई हाइट जो होती है हमारे पास होती है log n। अब आप सोचोगे भाई ठीक है काफ़ी का तो पता ही होगा, बट हाँ log n हाइट कैसे होती है वो भी देख लेते हैं एक बारी। कि अगर देखो आपके पास एलिमेंट होते हैं सारे के सारे भरे होते हैं, ठीक है,
मैक्सिमम वर्स्ट केस में सारे के सारे एलिमेंट भरे होते हैं। तो जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो कितने हो गए? 7 हो गए ना। लॉग ऑफ 7 निकालो आप, लॉग ऑफ 7 निकालो, ठीक है, तो वो उसकी हाइट के बराबर होगा। हाइट इसकी 2 है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। 2 से 4 होता है, राइट, तो 2 से 4 टू द 8, 2 के बाद 3 होता है, 8 होता है, ठीक है, तो 2 टू द 2 पॉइंट समथिंग होगा 7 log 2 अगर हम बेस का निकालें, तो इसकी जो हाइट आती है वो log ऑफ बेस 2 n होती है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो भाई ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है, वर्स्ट केस में। अच्छा, और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है भाई, तो ये स्टीप नहीं बन सकता, ठीक है, कि भाई कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है तो आपको लेवल्स भरने ही पड़ेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसे स्टीप बना दो। तो वर्स्ट केस में भी इसकी जो हाइट है वो log n ही जाएगी। नॉर्मली अगर आप BST में बनाते हैं तो BST में ये रूल नहीं होता, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, वो BST होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी जो हाइट होती है वो स्टीप बन सकती है, जो कि बिग ऑफ n बन सकती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद भाई हमारे पास यहाँ पे तो ये सब समझ आ गया मैं कि भाई n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग ऑफ 1 का इसका मेरे पास यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, अनस्टेबल है, ठीक है, और भाई बिग ऑफ 1 की है तो भाई इन प्लेस है, ठीक है, पहले भी हमने बात करी है। अच्छा, ओके, तो हीप सॉर्ट अब हमें समझ आ गया, क्लियर हो गया भाई कि हीप सॉर्ट कैसे काम करती है ना, और भाई हीप सॉर्ट होती क्या है, ठीक है। बेसिकली एक हीप डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं क्विक सॉर्ट की, ठीक है। क्विक सॉर्ट हमारे पास एवरेज और वर्स्ट केस में, ठीक है, एवरेज और बेस्ट केस में हमारे पास लाती है n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और लाती है n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में। अब इसे कैसे समझे भाई, उसके लिए आपको क्विक सॉर्ट का पता होना चाहिए कि क्विक सॉर्ट होती क्या है। तो भाई क्विक सॉर्ट का अगर मैं बेसिक से रिव्यू करूँ तो भाई क्विक सॉर्ट एक ऐसी पार्टीशन डिवाइड एंड कन्क्वर बेस्ड एल्गोरिदम है, क्योंकि भाई क्विक सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पिवट फाइंड करते हैं, ठीक है, पिवट की लोकेशन फाइंड करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 2 प्रोसीजर होते हैं, एक तो नॉर्मल क्विक सॉर्ट होता है जो कि रिकर्सिव होता है, और एक होता है मेरे पास हमें पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन क्या करता है, आपके पास जो भी आपने पिवट लिया है उसकी जो है परफेक्ट पोजीशन ढूंढ के लाता है, कि भाई जो एलिमेंट्स है उसके लेफ्ट में हो उससे स्मॉलर और उसके पिवट के राइट में हो उससे ग्रेटर, ठीक है। ज़्यादा मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एल्गोरिथम के अंदर क्विक सॉर्ट का एक्चुअल डिटेल ड्राई रन किया है, जिसके अंदर हमने इसका पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो क्विक सॉर्ट है उसका हम बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई जो पिवट है उसके लेफ्ट में होंगे हमारे पास यहाँ पे सारे सारे एलिमेंट्स, उससे स्मॉलर, जरूरी नहीं है भाई सारे सॉर्टेड हो, ठीक है, राइट में होंगे उससे ग्रेटर, ठीक है, जरूरी नहीं है वो भी सॉर्टेड हो, ठीक है। फिर हम यही चीज़ जो क्विक सॉर्ट की है वो हम करते जाते हैं टिल वी हैव ओनली वन एलिमेंट, क्योंकि वन एलिमेंट को के लिए ऐसे पिवट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एक ही तो एलिमेंट है, कहाँ से लोकेशन ढूंढोगे। अच्छा, तो मेरे पास अभी क्या होगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, ठीक है, और फिर यहाँ पे पिवट आता है, फिर कुछ एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा पूरा चलता जाता है, और भाई अब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, यही जो क्विक सॉर्ट है ये मेरे पास यहाँ पे ये लेफ्ट वाले एरे पे भी अप्लाई करती है और वहाँ पे कुछ ऐसे पिवट की लोकेशन आएगी, राइट वाले पे भी अप्लाई करेगी, ठीक है। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे राइट वाले के लिए भी अप्लाई करेगी। तो भाई अगर हम देखें तो अगर क्विक सॉर्ट ऐसा कर पाती है, ठीक है, कि हर बार जो मेरे पास जो एलिमेंट है वो मेरे पास मिड में आ रहा है और लेफ्ट और राइट जो साइज है ना, लेफ्ट और राइट का जो साइज है वो मेरे पास यहाँ पे हाफ आ रहा है। तो बेसिकली आप काइंड ऑफ ऐसे डिवाइड कर रहे हो, आपका जो रिकरेंस बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, Tn इज इक्वल टू 2Tn, ठीक है, n/2 प्लस में बिग ऑफ n। अब बिग ऑफ n क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई देखो आपको सारे के सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ा, ठीक है, पिवट की लोकेशन ढूंढने के लिए, तो आपको n टाइम लगा। फंक्शन जो आपका बना वो बना n टाइम। मास्टर थ्योरम से अगर इसकी हम पर्टिकुलर वो निकालें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, तो भाई आपके पास आता है n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मास्टर थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली आपकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन कैसे रही है, क्योंकि देखो अगर आपके पास हाफ ऑफ डिवाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बनता है 1 2 3 और 4 5, ठीक है। तो अगर आप एक कम कर देते हो तो आपकी हाफ बन रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि आपका जो पिवट है वो तो बीच में आ गया है, अब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो डिवाइड हो गई है हाफ और हाफ में, क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है, आपको इन्हें सॉर्ट करना है। तो आपकी जो प्रॉब्लम हो गई है डिवाइड हो गई है हाफ में, बेसिकली मेरे पास 2Tn/2 में डिवाइड हो गई है, और उसके साथ आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी लग रही है, ठीक है, आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी लग रही है वो लग रही है ऑफ n की, क्योंकि आपको सबको ट्रेवर्स करना पड़ा इस T ऑफ n को निकालने के लिए, मीन्स पूरे को निकालने के लिए इस वाले लेवल पे आपको लगा n का टाइम, ठीक है, पूरे सबको देखना पड़ा एक बार, तो सारे n थे, तो बिग ऑफ n की बन गई। अब भाई मास्टर थ्योरम अगर हम देखें, मास्टर थ्योरम क्या होती है कि भाई आप देखते हो आपका जो फंक्शन है ना वो ATN/B टाइप का होना चाहिए, ठीक है, ATN/B टाइप का होना चाहिए, या फिर ATN-B इस टाइप के ऑपरेशन के ऊपर भी मेरे पास जो मास्टर थ्योरम है वो लग जाती है, ठीक है।
तो ए जो मिल जाता है, फॉर एग्जांपल भाई आपके पास अगर मास, अगर आपके पास यहाँ पे 4 होता, ठीक है, तो भाई आपका जो ए बन जाता वो बन जाता 4, ठीक है, और भाई बी बन जाता वो बन जाता 2, ठीक है। बस ये बता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि इधर वाला ए होता है, डिवाइड वाला जो होता है वो बी होता है, पर मर्ज सॉर्ट के लिए हमारे पास दो ही बन रहे हैं, तो एरिया है। तो हम क्या निकालते हैं, एन की पावर निकालते हैं, हम एक वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है, कि एन की पावर निकालते हैं, वो होती है भाई कि लॉग बेस जो भी बी है और ए, ये निकाल के देखते हैं। तो ये क्या निकलेगा, एन की पावर, ठीक है, एन की पावर हमारे पास बनेगा लॉग, ठीक है। अब भाई बेस तो है मेरे पास यहाँ पे बी जो है 2 बन जाएगा और ए, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 बनता है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लॉग बेस 2 कट जाएगा, ठीक है। हम्म हम्म तो भाई क्या होगा कि log बेस 2 और 2 मीन्स बेसिकली 2 को कितनी पावर आप चढ़ाओगे, जो आपका 2 आ जाए, तो 2 की पावर 1 ही 2 होता है, तो इसलिए तो इसका जो n की पावर क्या बन गया, n की पावर 1 बन गया। अब भाई जब भी आप देखते हो ना कि जो n है ये इसके इक्वल आ जाता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, कि मीन्स n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n, ठीक है। तो जब भी आप इसके ये इक्वल आ जाते हैं ना, तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है कि आप n ले लो, मीन्स इसमें से कोई भी ले लो क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप n ले लो मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ n कर दो, ठीक है। तो ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक्चुअल जो इसके पीछे जो मैथमेटिक्स चल रही है वो कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि आपकी एक लेवल पर कितने कंपैरिजन हो रहे हैं और आपकी हाइट कितनी है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपकी हाइट में भी उतना ही लग रहे हैं, और मतलब आपकी हाइट भी उतनी बन रही है और आपकी जो एक लेवल में भी उतने कंपैरिजन लग रहे हैं, तो आप इसे लॉग एन जो है वो साथ में लगा देते हो मल्टीप्लाई। इसके एक्चुअल डिटेल हम कभी और डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी मास्टर थ्योरम समझा देता। तो आपका कई बार ऐसा केस हो सकता है कि भाई ए जो है आपका, जो ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है, ठीक है, ये आपका कैसा हो, आपका जो पर्टिकुलर फंक्शन है आपका ये कैसा हो कि भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना कि भाई यहाँ पे हो जाए 4, ठीक है, और जो ए जो है वैल्यू हो जाए 4, बी जो हो जाए भाई 2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, n की पावर, ठीक है, लॉग मैं निकालूँ बेस कितना है 2, ठीक है, क्या वैल्यू है 4, तो ये बन जाएगा n की पावर 2 को कितनी बार मैं चढ़ाऊँ जो मेरे पास आ जाए 4, तो भाई 2 को 2 टाइम्स करना पड़ता है ना, 2 की पावर 2 4 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे n स्क्वायर। तो बेसिकली n स्क्वायर वैल्यू आ रही है। अब आप देखोगे कि जो n स्क्वायर है क्या ये n से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर डायरेक्टली, ठीक है, आप डायरेक्टली बोलोगे। अब आप सोचो अगर आपकी ये n स्क्वायर आ रही है और यहाँ पे n नहीं है भाई, यहाँ पे n क्यूब होता, ठीक है, n क्यूब होता, तो आप बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बड़ी वाली वैल्यू को फोकस करते हो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन देगी टाइम कम्प्लेक्सिटी में। तो भाई n क्यूब है, ठीक है, तो भाई n क्यूब के अंदर क्या होगा कि भाई अब आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ये तो आ गया n स्क्वायर, पर ये था n क्यूब, तो इस केस में आपकी n स्क्वायर नहीं होगी, आप बड़ी वैल्यू को महत्व दोगे, तो भाई आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ n क्यूब। तो ऐसे करके आपकी जो मास्टर थ्योरम है वो क्विकली मैंने रिवाइज कराई है कि भाई ऐसे काम करती है। तो भाई वर्स्ट केस में अच्छा अभी तो हमने क्या करा कि बेस्ट केस की बात करी थी, ठीक है, भाई हाफ ऑफ डिवाइड हो रहा है, तो बेस्ट केस तो ऑफ एन लॉग एन हमारे पास पता लगे। कैसे पता लगा कि भाई देखो हमारे पास ऐसा फंक्शन चल रहा था, इस मास्टर थ्योरम से भी हमने निकाल लिया, अगर आप ट्री मेथड से भी निकालो, ठीक है, तो भी आपकी यही वाली टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी कि भाई एन जो है वो है मेरे पास यहाँ पे वो बन रहा है कि भाई एक वाले लेवल में कंपैरिजन, और आपकी जो हाइट बनेगी ना वो बनेगी लॉग ऑफ बेस टू एन, ठीक है, जैसे हमने ट्री में निकाली थी वैसे ही मेरे पास यहाँ पे लॉग ऑफ बेस टू एन जो मेरे पास यहाँ पे हाइट बनेगी, ठीक है। बेसिकली हम ये जो है हमारी हाइट ऐसे बनेगी कि भाई हम देखेंगे कि कब ये जो n/2 करते करते मेरे पास एक एलिमेंट तक आ जाएगा, तो मेरे पास जो हाइट है वो उससे कैलकुलेट हो जाती है, बेसिक से फॉर्मूला है ट्री मेथड से अगर हम करें तो, पर अच्छा कर ही लेते हैं। तो हमारे पास n था, ठीक है, तो भाई n स्क्वायर बना, ठीक है, n/2 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे n/4 हो जाएगा, ठीक है, जो मेरे पास वो पर्टिकुलर सब एरे का साइज़ है, ठीक है, फिर उसके बाद n/8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे n/2 की पावर आई है ना, n/2 की पावर जो आई है ये जो है मेरे पास फॉर्मूला चल रहा है, कब होगा n/2 की पावर जो आई है 2 की पावर आई जो है वो मेरे पास यहाँ पे 1 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 एलिमेंट को सॉर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे आपकी हाइट जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप दोनों साइड लॉग लगा दोगे, ठीक है, आप यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, सबसे पहले इस डिवाइड को उस साइड ले जाओगे तो n इक्वल टू 2 की पावर आई बन जाएगा, ठीक है। आप दोनों साइड लॉग लगाओगे, ठीक है, और भाई लॉग इस साइड भी आ गया, लॉग इस साइड भी आ गया, आई जो है वो पावर में है तो मेरे पास यहाँ पे आई जो है वो आगे आ सकता है, तो आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और लॉग बेस 2 बन जाएगा, ठीक है। लॉग बेस 2 जो है ये बेस 2 होगा, तो ये जो लॉग बेस 2 है ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, और जो आई जो है वो मेरे पास बन जाएगा लॉग बेस 2, ठीक है, n बन जाएगा,
ठीक है, ये बन गई आई जो थी मेरे पास यहाँ पे हाइट थी, क्योंकि भाई देखो n/2 की पावर 0 थी, फिर 2 की पावर 1 थी, तो बेसिकली ये हाइट, जब हाइट n की पावर जो आई है वो मेरे पास यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी वो हाइट दे देगी आपको, क्योंकि ये हाइट को दर्शा रहा है, ये 2 की पावर 3 है, तो जहाँ पे एंड होगा वहाँ तक हाइट होगी, तो आई की वैल्यू बन गई 2 की पावर n, ठीक है। और हर एक जो लेवल में उसकी आपकी जो कंपेरिजन हो रहे हैं n, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन गई n मल्टीप्लाई बाय log बेस 2n, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आ गई अपनी ये जो क्विकसॉर्ट की, ठीक है। तो ये तो था। और एवरेज केस में अगर हम निकालें कि भाई एवरेज केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो भाई एवरेज केस में हम ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं कि भाई हो सकता है एक साइड 1/3 एलिमेंट्स हो और एक साइड ना 2/3 एलिमेंट्स हो, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे टी ऑफ एन है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, टी ऑफ n/3, ठीक है। एक साइड सिर्फ n/3 मीन्स 1/3 एलिमेंट एक साइड हो और एक साइड 2/3 एलिमेंट हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ बट हाँ समझ आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि तो मेरे पास यहाँ पे n/3 है और यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, एक साइड 2/3 होगी। अब आप सोच के देखो यहाँ पे सिर्फ n/3 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यहाँ पे 2n/3, ठीक है, 2n/3 मेरे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो देखो सबसे जो हाइट होगी ना, जब मेरे पास इसका ट्री बनाएंगे ना, तो मेरे पास यहाँ पे हाइट जो होगी ना वो मेरे पास यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, ठीक है। आप देखो अगर हम मास्टर मेथड से भी करने की कोशिश करें तो ये वाली जो है चीज़ मेरे पास यहाँ पे मिनिमम कंट्रीब्यूट करेगी और ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगी, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो ए होगा, ठीक है, ए जो है मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, नहीं नहीं, ए जो है मेरे पास यहाँ पे ए हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1, ठीक है, और जो बी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे बी जो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे वो हो जाएगा मेरे पास कितना 3/2, ठीक है, बी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3/2, ठीक है। तो बी हो जाएगा मेरे पास 3/2, क्योंकि इसके n/b होता है ना, 3/2 ही तो है इसके नीचे बी जो है। अब मैं n की पावर, ठीक है, लॉग, ठीक है, बेस 3/2, ठीक है, 1 अगर मैं कंसिडर करूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास यहाँ पे n की पावर जो है कुछ आ रहा है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर कंपेयर करूँ इससे, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको इससे कंसिडर करूँ तो ये n की पावर लॉग बेस 3/2, तो इस एक्चुअली ये जो है ये वैल्यू लाएगी हमारे पास, ये बेशक बेस अलग है पर ये 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, क्योंकि देखो ये 1.5 हो गया और 1.5 का कुछ हमें 1 लाना है, तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ लाएगा 0.5 यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो मेरे पास ये भी थीटा, ये जो आएगा ना, ये वाली जो वैल्यू होगी ये भी मेरे पास यहाँ पे थीटा ऑफ एन ही आएगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी n log n, ठीक है। अगर मैं ट्री मेथड से निकालने की कोशिश करूँ, है ना, कि मीन्स मेरे पास यहाँ पे जो एक साइड है वो n बाय, ठीक है, कितना है n बाय, मैं 3/2 लिख के देता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो n में 3/2 एक साइड जा रहा है, ठीक है, फिर दोबारा से ये अगर 3/2 में डिवाइड होगा तो n बाय और 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। और अगर मैं चलते जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास आएगा n बाय, ठीक है, 3/2 की जो पावर है वो हो जाएगी मेरे पास i। ये वैल्यू जब मेरे पास इक्वल टू 1 होगी ना, तब मेरे पास यहाँ पे हाइट हो जाएगी एंड हम सेम फॉर्मूला जो है जो हमने पिछली बार लगाया था वो लगाएंगे, n इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे जो 3/2 है वो इस साइड आ जाएगा, 3/2 की पावर जो i है वो मेरे पास यहाँ पे इस साइड आ जाएगा। और जब मेरे पास यहाँ पे log n लगाएंगे, log अब हम जो बेस लगाएंगे ना वो हम लगाएंगे 3/2 का, ठीक है, 3/2 का हम बेस लगाएंगे, इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे n हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा कितना log बेस 3/2, ठीक है, और आगे मेरे पास यहाँ पे 3/2 की पावर i है, ठीक है। अब जो i है वो आ जाएगा आगे, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हटा देंगे। और भाई मेरे पास यहाँ पे 3/2 जो बेस है वो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बन जाएगा। i की वैल्यू इतनी आ गई मेरे पास यहाँ पे हाइट, तो n से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हर एक लेवल पे लग रहा है, तो log बेस 3/2 ही आएगा, जो कि मेरे पास n log n की टाइम कम्प्लेक्सिटी ही है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास क्विक शॉट है। और वर्स्ट केस में भाई क्विक शॉट का वर्स्ट केस तब होता है जब मेरे पास यहाँ पे जो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में ही, देखो कमाल की बात है, दूसरी वाले एल्गोरिथम्स के लिए हमारे पास जो सॉर्टेड ऑर्डर था वो था बेस्ट केस, पर क्विक शॉट के लिए वो वाला केस जिसमें हम सॉर्टेड ऑर्डर ऑलरेडी ही दे दें वो होता है इसका वर्स्ट केस। अब ऐसा क्यों होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 4 5 यही दे दूँ,
ठीक है, ये मेरे पास एक्चुअल ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि भाई पिवट चुनने के भी काफ़ी तरीके होते हैं क्विकसॉर्ट में। जैसे आप मिड एलिमेंट को पिवट चुन सकते हो, आप लास्ट एलिमेंट को पिवट चुन सकते हो, ठीक है, आप रैंडम एलिमेंट को पिवट चूज कर सकते हो, तो उसे हम रैंडमाइज क्विकसॉर्ट कह देते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रैंडमली पिवट चूज करते हैं और फिर उसको हम लास्ट से रिप्लेस कर देते हैं, फिर इसका नॉर्मल क्विकसॉर्ट रन करती है। दैट इज रैंडमाइज क्विकसॉर्ट। इसका एक हम एक्सपेक्टेशन बेस्ड एनालिसिस करते हैं, हम करेंगे आगे वाली वीडियोस में। ठीक है, रैंडमाइज क्विकसॉर्ट एनालिसिस, उसकी भी एन लॉग एन ही टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है, नॉट मच मोर देन दैट एक्सपेक्टेड केस में। बट हाँ, वर्स्ट केस तो उसका भी एग्जिस्ट करता ही है, जिसमें हमारे पास एन स्क्वायर की टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इस वाले केस के लिए कंसिडर कर लेते हैं जब हम पिवट जो है वो लास्ट एलिमेंट को चुन रहे हैं। तो भाई आप देखो 5 हो गया, ठीक है, 5 जो है वो हमारा पिवट हो गया। तो 5 जो है, आप देखो क्या करोगे, कुछ सॉर्ट में आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करते हुए आओगे, आपको सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो स्मॉलर ही मिलेंगे। तो आप हर एक एलिमेंट को उनकी ही जो प्लेसेस है उससे आप स्वैप कर दोगे, यहाँ तक आओगे और यहाँ पे इस पोजीशन पे आप पिवट वापस रख दोगे जो कि वहीं था। आपके पास क्या होगा कि एक लेफ्ट राइट में तो कुछ नहीं बचेगा, पर लेफ्ट में ये सब एरे बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 बच जाएगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पिवट चुनोगे जो कि 4 है। ठीक है, इसके सारे के सारे जो भी एलिमेंट हैं वो मेरे पास यहाँ पे फिर से स्मॉलर है। ठीक है, 4 से स्मॉलर ही, हम यही तो ढूंढते हैं कौन से एलिमेंट स्मॉलर है ताकि हम स्वैपिंग कर दें, और लेफ्ट में हम वो ले आए और राइट में फिर हम पिवट रख दें, फिर उसके राइट में और बड़े वाले एलिमेंट। तो भाई 1 2 3 बच गए, तीनों के तीनों स्मॉलर है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे पास दोबारा से सब एरे बटेगा, 3 1 2 3 पिवट अपनी प्लेस पे ही स्वैप हो जाएगा, फिर दोबारा होगा मेरे पास 1 2, ठीक है, फिर हो जाएगा 1। ऐसे करके मेरा जो है पार्टीशन होगा। तो आप देख पा रहे हो कितनी हाइट हो गई, कितनी हाइट हो गई इसकी बताओ, कि भाई मेरे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट थे, तो मेरे पास हाइट हो गई। अगर हम इसका ट्री बनाएं तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई, तो बेसिकली n-1 हो गई। तो बेसिकली आपकी जो हाइट है वो n की टर्म्स में हो गई। ठीक है, n की टर्म्स में हो गई। पिछली बार देखा था हाइट हमारी log n आ रही थी, अब की बार जो हाइट हमारी n की टर्म्स में हो गई। हर एक लेवल पर आपको कितना ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, पूरा ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो भाई आपको n मल्टीप्लाई बाय log n नहीं, n मल्टीप्लाई बाय n हो गया, जिसकी वजह से जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी ये पहुंच गई O ऑफ n स्क्वायर। ऐसे करके हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो फैन स्क्वायर बन गई। अब चलो अब उसकी बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की। क्या ये एल्गोरिथम स्टेबल है? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि देखो जब आप स्वैपिंग करते हो तब आप एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप नहीं करते हो। आप ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको देखो 5 का, अगर हम एक इनपुट इंस्टेंस लेते हैं भाई, ठीक है, कि 3 है और मान लो कि भाई यहाँ पे 3 है और बेसिकली यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, और भाई हमारे पास यहाँ पे है ओके, यहाँ पे मे बी 4 आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, अगर आपके पास यहाँ पर मुझे 3 मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप सर्च करते हुए आओगे, ठीक है, आप सर्च करते आओगे, आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप इससे ही स्वैप कर दोगे, फिर आपके पास नेक्स्ट स्वैपिंग की पोजीशन है वो ही बन जाएगी। बट आपको जो नेक्स्ट एलिमेंट मिला वो 3 या ये वाला मिल गया, तो आप क्या करोगे, 3 को यहाँ पे स्वैप कर दोगे, 4 को यहाँ पे स्वैप कर दोगे। आपने ऑलरेडी जो ऑर्डर है वो डिसबैलेंस कर दिया है, जिससे आपके ये जो 2 4 हैं ये आपके सॉर्टेड ऑर्डर में सेम ऑर्डर में नहीं रहे। आपका 4 इस साइड था, इस साइड आ गया, ठीक है। तो क्विकसॉर्ट कभी भी एडजेसेंट एलिमेंट नहीं देखती, वो किसी को भी किसी से स्वैप कर देती है, जिसकी वजह से जो एडजेसेंसी की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो गई, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो गई। इसलिए ये एल्गोरिथम जो है क्विकसॉर्ट, इसको बनाया जा सकता है स्टेबल, बट ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन में अनस्टेबल है, अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्या ये इन प्लेस है? क्या ये कुछ और एरे नहीं बना रही है? क्या हमने अब तक एरे बनाया है? कोई नहीं, हम तो सेम एरे में ही स्वैपिंग कर रहे हैं, है ना। और मतलब बेसिकली पिवट की लोकेशन ढूंढ रहे हैं, वापस सेम एरे में ही क्विकसॉर्ट कॉल कर रहे हैं। तो भाई ये यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, बिग ऑफ n क्यों लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब, देखो क्विकसॉर्ट एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ठीक है। ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में क्विकसॉर्ट क्या कर रही थी, क्या कर रही थी भाई, कि ना आपका जो ऐसा सा कुछ पार्टीशन कर रही थी कि 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। तो बेसिकली देखो आपकी जो रिकर्सिव कॉल्स है ना वो यहाँ तक जाएंगी। रिकर्सिव कॉल तब तक चलती हैं जब तक आपके पास एक एलिमेंट नहीं बच जाता, आपका जो डिवीजन है वो यहाँ तक चलता है, ठीक है। तो बेसिकली क्विकसॉर्ट क्या करेगा कि वर्स्ट केस में ये हाइट ले लेगा n की, और भाई हाइट जो है आपको पता ही होगा, जब प्रोग्राम चलता है तो जब रिकर्जन फंक्शन चलता है तो उसका जो कॉल स्टैक है वो
राइज होता है, मतलब स्टैक की स्पेस चाहिए होती है हर एक रिकर्सिव कॉल को। तो अब भाई रिकर्सिव कॉल ही पूरी पूरी 4 बन गई और एक 5 ओरिजिनल थी, तो 5 की इसकी रिकर्सिव कॉल्स बन गई हैं, और कॉल को कुछ ना कुछ स्पेस होगा, तो वो जो स्पेस है ना उसे हम ये बोल रहे हैं ये कॉल स्टैक स्पेस है, और वर्ड्स केस में इसका जो कॉल स्टैक स्पेस है वो ऑफ एन बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये कुछ और एरे क्रिएट ना कर रहे हो तो सिर्फ हम उसको ही देखेंगे, हम उसे भी देखेंगे जो उसका रिकर्शन का स्टैक यूज हो रहा है। तो बेसिकली क्विकसॉर्ट में हमारे पास रिकर्शन स्टैक हमारे पास एन की हाइट ले लेगा वर्ड्स केस में, और इसलिए हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ एन इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम वेरिएबल्स वगैरह तो यूज़ करेंगे ही, साथ में हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ एन, इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो इसी के साथ हमारे पास जो क्विक सॉर्ट है वो खत्म होती है। नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमारे पास आती है मर्ज सॉर्ट। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, जो जिसको भी टाइम कम्प्लेक्सिटी सीखनी है, एवरेज रिवाइज करना है एल्गोरिदम के लिए। बट हाँ, लेट्स गो अहेड। ओके, तो भाई हमारे पास आ जाती है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या कहती है कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम वो इनपुट इंस्टेंस को देखती नहीं है, वो बस डिवाइड करती जाती है 2 to 2 में। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या करेगी कि मर्ज सॉर्ट क्या करती है, डिवाइड कर दी जाती है 2 पार्ट्स में, और फिर उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि वो दोनों के दोनों पार्ट्स होते हैं मर्ज होते हैं। बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं मर्ज सॉर्ट में, एक तो होता है डिवाइड, ठीक है, मर्ज सॉर्ट चलती है रिकर्सिवली डीएफएस टाइप फैशन में, और फिर उसके बाद मेरे पास मर्जिंग चलता है, जो कि मेरे पास यहाँ पे स्मॉल सब एरेस लेफ्ट और राइट सब एरेस को मेरे पास यहाँ पे मर्ज करता है। बेसिकली एंड तब होता है जब मेरे पास यहाँ पे 1-2 टाइप के एलिमेंट आ जाए या फिर 2-1 टाइप के एलिमेंट आ जाए, मीन्स बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 1-1 एलिमेंट के आ जाते हैं, तब मेरे पास मर्ज सॉर्ट स्टॉप होती है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मर्ज करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो भाई मेरे पास 2-1 जो होते हैं, जब मर्ज होते हैं तो मेरे पास 1 यहाँ आ जाता है, 2 यहाँ पे आ जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो मर्ज फंक्शन होता है ना वो सबसे ज़्यादा काम का होता है। अब बेसिकली आप देखो, ये मर्ज सॉर्ट देखती नहीं है इनपुट इंस्टेंस को, हर बार 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो बेसिकली हमारे पास ऐसा केस कभी आएगा ही नहीं, ऐसा केस कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमेशा जो हाइट बनेगी वो log n की बनेगी, और हर एक स्टेप पर मर्ज करने के लिए मैक्सिमम टाइम ऑफ n का लगता है। ठीक है, ऑफ n का लगता है, क्योंकि हम सारे एलिमेंट को देखते हैं मर्ज करने के लिए, लेफ्ट को भी राइट को भी, बिना देखे आप मर्ज कैसे कर लोगे। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई बाय log n ऐसे करके टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है, और जो कि ये इनपुट इंस्टेंस पे वर्स्ट केस बेस्ट केस इन सब पे डिपेंड ही नहीं करता, ये हमेशा 2 में डिवाइड करता है। तो हमारे पास इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो हमेशा रिकर्जन फंक्शन जो बनता है वो बनता है tn इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस o ऑफ n, जो कि कोई सॉर्ट का बेस्ट केस का टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब ऐसा लगेगा देखने से कि भाई इसमें तीनों में log n मिल रहा है, तो भाई ठीक है, कोई सॉर्ट तो बेकार है, वो तो n स्क्वायर है। बट एक बात नोटिस करने की है कि आपको ऑफ n स्क्वायर की टाइम कम्प्लेक्सिटी मतलब किसी केस में मिलेगी। आपको कौन देगा, मीन्स आपको रियल वर्ल्ड सिनारियो में आपको ऐसा केस मुश्किल मिलेगा कि आपको सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही आप दोबारा से सॉर्टिंग लगा रहे हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो वेल इम्प्लीमेंटेड क्विक सॉर्ट है ना वो आपकी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी मर्ज सॉर्ट से। इसलिए क्विक सॉर्ट काफ़ी सारे लाइब्रेरीज में एज अ मेन एल्गोरिदम यूज़ होती है। हो सकता है ना कि आपके पास ऑलरेडी क्विक सॉर्ट हो, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक एरर आ रहा है, आप एक बस जस्ट ऑफ एन के पास में चेक कर लो कि ऑलरेडी सॉर्टेड तो नहीं है, ठीक है, या रिवर्स सॉर्टेड तो नहीं है। अगर ऐसा केस है, एक इफ की कंडीशन से ही चेक कर सकते हो, तो ऑलरेडी रिवर्स कर दो। ऑफ एन की टाइम कम्प्लेक्सिटी n/2 की टाइम कम्प्लेक्सिटी लगती है रिवर्स एरे को वापस रिवर्स करने में। ठीक है, रिवर्सल होता है एरे। ठीक है, और भाई अगर सॉर्टेड है तो ऑलरेडी चलाओ ही मत। ठीक है, अगर नियरली सॉर्टेड है तो इंस्टेड ऑफ क्विक सॉर्ट कोई और एल्गोरिदम आप यूज़ कर लो, क्योंकि नियरली सॉर्टेड पे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स परफॉर्म करेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो थी बातें। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑफ एन लॉग एन की इसकी तीनों केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है, ऑफ एन का इसका वर्ड्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि भाई ये भी एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है। ठीक है, ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या करती है, वहाँ तक मेरे पास यहाँ पे एन की टाइम कम्प्लेक्सिटी मीन्स एन की स्पेस कम्प्लेक्सिटी आती है। अब आप सोचोगे कि भाई इसका तो कॉल स्टैक जो है वो और लॉग ऑफ एन तक जाएगा ना, इसका तो कॉल स्टैक लॉग ऑफ एन तक जाएगा। ठीक है, बेसिकली है ना कि भाई हमारे पास जो हाफ ऑफ एन डिवाइड हो रही है, तो ऐसा तो कभी आएगा ही नहीं, तो एन की स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे है। तो भाई एक और बात नोटिस करो कि मर्ज सॉर्ट के अंदर एक मर्ज फंक्शन भी होता है। मर्ज फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मर्ज करना चाहूँ तो मर्ज फंक्शन के अंदर मेरे पास मर्ज तभी होता है जब मेरे पास दोनों लेफ्ट और राइट सब एरे ऑलरेडी मर्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 4 6 8 मेरे पास एक एरे आ गया, और फिर 2 3 और फिर मेरे पास यहाँ पे 9 10 ये मेरे पास दूसरा सब एरे आ गया। दोनों आपस में अगर मैं मिलाऊँ तो सॉर्टेड नहीं है, बट अपने अपने में ये सॉर्टेड है। तो अब मैं इन्हें मर्ज करना चाहूँ तो मैं ऑलरेडी एक एरे डिक्लेयर करूँगा, कितनी स्पेसिस वाला मैं करूँगा 1 2 3 ठीक है 4
बेसिकली मैं ऐसे 1 2 बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि ना ऑलरेडी 8 साइज़ का जो है एरे डिक्लेयर करूँगा और फिर उसके बाद मैं मर्जिंग करूँगा इस वाले एरे में इन दोनों एरे की मदद से। तो मुझे एक और एरे क्रिएट करना पड़ गया जो कि मेरे पास साइज़ ऑफ n था, जितनी इसकी टोटल थी। तो बेसिकली मुझे एक n, मतलब वर्स्ट केस में मुझे n साइज़ का एरे एक और क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं मर्ज कर सकता हूँ। तो इन प्लेस मर्ज भी हो सकती है बट वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। बट सिंपल इंस्टेंस जो कि डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर हम एक और एरे असाइन कर देते हैं उतने ही साइज़ का जितने मेरे पास यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली फर्स्ट पोजीशंस को देखते हैं, पॉइंटर्स रखते हैं। इमेजिनरी पॉइंटर्स का मतलब है कि भाई हम नंबर्स, वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स रखते हैं, एक इस लोकेशन पे रख देते हैं, एक इस लोकेशन पे रख देते हैं। जो सा स्मॉलर है उसको मैं मतलब क्या कर देता हूँ कि पॉइंटर जो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंटर यहाँ है ना, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला पॉइंटर यहाँ है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई 1 स्मॉलर है तो भाई 1 को यहाँ रख दूंगा, ठीक है, और भाई इस वाले को आगे बढ़ा दूंगा यहाँ, ठीक है। अब 2 और 4 में कौन सा स्मॉलर है, 2 स्मॉलर है तो मैं यहाँ 2 रख दूंगा और इस वाले को हटा के यहाँ रख दूंगा, ठीक है। अब 3 और 4 में 3 स्मॉलर है तो भाई मैं नीचे क्या करूँगा कि यहाँ पे 3 रख दूंगा और इस वाले को हटा के मैं यहाँ कर दूंगा यहाँ, ठीक है। 4 और 9 में कौन सा स्मॉलर है, 4 स्मॉलर है तो इसको यहाँ रख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ले आऊँगा, ठीक है। ऐसे मैं करता जाऊँगा। अब मैं 6 और 9 में कौन सा स्मॉलर है, 6 स्मॉलर है तो मैं 6 को यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है, 6 को यहाँ पे ले आऊँगा और फिर इसको हटा के यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। अब 8 और 9 में कौन सा स्मॉलर है तो भाई मेरे पास यहाँ पे 8 है तो 8 को यहाँ ले आऊँगा। अब बात नोट करने की है कि भाई 8 जो है मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके आगे जाएगा तो भाई ये तो साइज ऑफ जो एरे है सब एरे के साइज से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आगे जा रहा है। तो भाई मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जितने भी मेरे पास एलिमेंट जो दूसरे वाले एरे में बचे हैं एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दो 9 और उसके बाद 10, तो ट्रेवर्स तो करने पड़ेंगे ना। अब देखो हमें एक पूरे एरे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तीसरे एरे की ज़रूरत पड़ गई जो कि उस साइज़ का था, तो इसलिए इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो गई वो ऑफ n की हो गई। बात कर लेते हैं बाकी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की, ठीक है। आज की काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है बट हाँ कोई बात नहीं, अच्छी है। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बकेट सॉर्ट की बात कर लेते हैं कि बकेट सॉर्ट हमारे पास एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि हमारे पास क्या करती है, बकेट्स बनाती है, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट ये बकेट्स बनाती है काफ़ी सारी। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 बकेट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट्स हैं। इनपुट एलिमेंट्स इसके लिए ऐसे होंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है, 0.03, ठीक है, और फिर 0.14, ठीक है, और 24, 0.14, ठीक है, ऐसे करके एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो भाई मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि अब हम बकेट्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे 10 बकेट्स बना ली हमने, 10 बकेट्स का मतलब है हम लिस्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली ऐसे करके हम बकेट्स वगैरह बनाते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि ना भाई हर एक एलिमेंट को हम उतने जितनी बकेट्स बनाए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाता है 1.2, ये बन जाता है मेरे पास यहाँ पे 0.3, ठीक है, 0.3, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बन जाता है ये बन जाता है मेरे पास यहाँ पे 2.4, ये बन जाता है मेरे पास 1.4, ठीक है। तो अब अगर हम इसके इंटीजर पार्ट को देखें तो ये बन जाता है 1, ये बन जाता है 0, ये बन जाता है 2 और ये बन जाता है 1, ठीक है। तो अब देखो ये 1 वाला क्या होगा, ये 1 वाली लोकेशन वाली जो बकेट है उसमें जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो 1 वाला है कि मीन्स ये 1 वाला किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, 0.12 के था। तो ये 1 वाली जो लोकेशन है 0 इंडेक्स वाली बकेट होगी, ठीक है। तो ये 0.12 यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद हम ट्रेवर्स करेंगे तो 0.0 ये 0 वाला मेरे पास यहाँ पे 0.03 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और भाई फिर इसके बाद 0.24 था तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 वाली बकेट में, तो 0.24 यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 0.14 जो है ये मेरे पास यहाँ पे 1 वाली बकेट में आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 0.14 यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक जो इंडिविजुअल बकेट है उसको लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम से सॉर्ट करेंगे। नॉर्मली हम इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करते हैं क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट एक्सपेक्टेड है कि इतने कम इनपुट्स पे जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है उनको सॉर्ट करने में इन सारे एलिमेंट्स को ऑफ एन टाइम लेगी, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई ना, वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बेस्ट केस में कितनी बनेगी, ओ ऑफ n प्लस के। अब n प्लस के क्यों भाई, क्योंकि भाई देखो हम ये जो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हम कितनी बकेट्स बनाते हैं की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो n प्लस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे पास अमोर्टाइज एनालिसिस ये कहता है कि इन सबको सॉर्ट करने में भी मतलब क्या करते हैं, देखो हम इसको इंडिविजुअली सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली सॉर्ट कर देते हैं और फिर इसका इंडिविजुअली सॉर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इन सारी बकेट्स को कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 0.03, ठीक है, फिर इसके 0.12, ठीक है, फिर 0.14,
फिर 0.24, ये ऑलरेडी सॉर्ट हो गए, ठीक है। तो इंडिविजुअल को सॉर्ट करने के बाद हम सारी सारी बकेट्स को कंबाइन कर देते हैं और एक लॉन्ग लिस्ट बनाते हैं जिसमें सारे सारे जो एलिमेंट्स है वो सॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है O ऑफ n प्लस के की, ठीक है। n प्लस के की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। अब देखा हमने कि ठीक है, ये वाली तो बोले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी कि भाई जब हमारे पास बेस्ट केस और एवरेज केस है। जब वर्स्ट केस में हमने देखा है कि भाई हमने कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ करी है, हमने इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करी है। तो इंसर्शन सॉर्ट की भी वर्स्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n²। हो सकता है ना कि आपके सारे एलिमेंट्स एक ही बकेट में आ जाए और फिर उनको सॉर्ट करने में हमारे पास यहाँ पे n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाए, तो भाई इस पूरी बकेट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो गई n²। तो वर्स्ट केस में इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बन सकती है n², ठीक है। और भाई ऑफ n का इसमें स्पेस लग रहा है, ठीक है। ऑफ n का इसमें बेसिकली एक स्पेस लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि भाई आप अलग से बकेट्स भी बना रहे हो, ठीक है। आप लिस्ट बना रहे हो, आप 10 की जो है एक बकेट एलोकेट कर रहे हो अदर देन एरे, ठीक है। उसके बाद आप बेशक इन्हें कंबाइन करके वापस सेम एरे में ले आओ, बट हाँ पहले तो आपको बकेट एलोकेट करनी पड़ रही है ना, तो आपको n बकेट्स एलोकेट करनी पड़ रही है। तो इसलिए आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो बन गई मेरे पास यहाँ पे O ऑफ n। अब भाई इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये भाई अनस्टेबल नहीं है, ये डिपेंड करती है भाई उस वाली सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे जो आपने यहाँ यूज़ करी है। तो अगर आपने यहाँ वाले पे यूज़ करने वाली एल्गोरिथम जैसे इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करी है तो वो भाई स्टेबल है। तो भाई अगर आप ऐसी एल्गोरिथम यूज़ करोगे जो बाय डिफॉल्ट स्टेबल है तो आपकी ये जो बकेट सॉर्ट की जो एल्गोरिथम है वो भी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है इस वाली एल्गोरिथम पे जो आप एज अ टूल यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। तो अगर वो स्टेबल थी तो ये भी हो जाएगी स्टेबल, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए ये वाली जो एल्गोरिथम है स्टेबल होगी और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम विच यू आर यूजिंग। इसके बाद बात आती है रेडिक्स सॉर्ट की। रेडिक्स सॉर्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होती है कि रेडिक्स सॉर्ट वैसे रेडिक्स सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है हमारे पास O ऑफ d मल्टीप्लाई बाय n प्लस की, ठीक है, ठीक है। तो d मल्टीप्लाई बाय n प्लस की होती है बेसिकली, ठीक है। एक और एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। बट हाँ रेडिक्स सॉर्ट बेसिकली किस फंडा पे काम करती है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपके पास 84 हो गया, ठीक है, आपके पास हो गया 12 हो गया, फिर उसके बाद इसे फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया कि 84 है, तो भाई 84 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 12 हो गया, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 67 हो गया। अभी क्या करेगी रेडिक्स सॉर्ट, सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बेसिस पे सॉर्ट करेगी। तो मेरे पास यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे सॉर्टिंग करेगी, ठीक है। और ये कोई लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर सकती है क्योंकि देखो ये एक रेंज में है, ठीक है। हमने काउंट सॉर्ट डिस्कस नहीं करा है, तो वैसे हमें काउंट सॉर्ट पहले डिस्कस करना चाहिए क्योंकि काउंट सॉर्ट एज अ प्रोसीजर इसके लिए यूज़ होती है रेडिक्स सॉर्ट के लिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के हिसाब से हम सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ बढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, मैक्सिमम नंबर की 2 डिजिट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 2 टाइम की एक लूप चलाऊँगा, एक मैं इस वाले डिजिट प्लेस के लिए और एक इस वाले प्लेस के लिए। फिर उसके बाद मैं हर एक को सॉर्ट करूँगा। अब जो काउंट सॉर्ट होती है उसकी जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n प्लस के, और d डिजिट्स हैं तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो बन जाएगी ओ d मल्टीप्लाई बाय n प्लस के की, ठीक है। d मल्टीप्लाई बाय n प्लस के की जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बन जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि काउंट सॉर्ट जो होती है वो एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है जो कहती है कि भाई हमारे पास यहाँ पे कि आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है एलिमेंट्स को, आप जस्ट बेसिकली उनकी पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, हैशिंग काइंड ऑफ थिंग जो है वो आप यूज़ करते हो। तो आप क्या करोगे कि मीन्स बेसिकली काउंट सॉर्ट में आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स लोगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे रिपीटेड सॉर्टिंग भी अब एक और चीज़ है अनस्टेबिलिटी की, अगर हम बात करें रेडिक्स सॉर्ट की, तो रेडिक्स सॉर्ट भी डिपेंड करती है एक और एल्गोरिथम पे, ठीक है, जो कि मतलब वो स्टेबल है कि नहीं। तो जो आप एल्गोरिथम अगर आप काउंट सॉर्ट यूज़ करते हो इसके अंदर, तो काउंट सॉर्ट बाय डिफॉल्ट में पहले ही बता दूँ ये स्टेबल एल्गोरिथम है। तो अगर आप ये यूज़ करोगे तो रेडिक्स सॉर्ट भी बन गई स्टेबल, ठीक है। अगर आप उन्होंने कोई और एल्गोरिथम यूज़ करी डिजिट्स को सॉर्ट करने के लिए, तो आपकी अगर वो स्टेबल नहीं है तो आपकी रेडिक्स सॉर्ट भी अनस्टेबल बन जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 2 है, फिर है 3 है, फिर 3 है, फिर है 5 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई सारे के सारे एलिमेंट की, अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढोगे। वो जो एलिमेंट है वो बन जाएगा आपका की, जो कि है रेंज, ठीक है। तो भाई आपका जो 5 साइज़ का 5+1 साइज़ का आप क्या करोगे एक एरे बना दोगे जिसको आप C बोलते हो, काउंट एरे, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसको 0 0 असाइन कर दोगे, 0 1
2 3 4 5, ठीक है, 6 साइज का बनाया वैसे, पर मतलब क्यों बनाया, ताकि आपको 5 इंडेक्स का कुछ मिल जाए, हैश वैल्यू मिल जाए। अच्छा, अब मेरे पास अभी क्या होगा, जिस भी एलिमेंट की तरफ जाओगे आप बस उसका जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वहाँ पे जाके +1 कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब 2 के 2 हैं तो आप पहले ट्रेवर्स करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 का 1 है तो मेरे पास 3 के भी 2 हैं तो पहले 1 फिर हो जाएगा 2। फिर इसके मेरे पास यहाँ पे 4 का कुछ भी नहीं है, 5 का मेरे पास यहाँ पे 2 है तो 2, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका काउंट एरे बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, हर एक के वो काउंट निकालोगे कि उस एलिमेंट से पहले कितने आपके और एलिमेंट है। तो बेसिकली इस वाले आप क्या करोगे, पिछली वैल्यू को ऐड करते जाओगे इसमें, तो मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इसके मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 ही है अब तक। अब 2 + 1 मेरे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 अब मेरे पास यहाँ पे 2 + 3 मेरे पास यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 5 ही रहेगा और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 5 + 2 = 7। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि मेरे पास यहाँ पे पूरे 7 एलिमेंट है जो 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे और इक्वल टू है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले एरे को रिवर्स ऑर्डर में मेरे पास यहाँ पे ट्रेवर्स करूँगा। अब रिवर्स ऑर्डर में जब मैं ट्रेवर्स करता हूँ इस वाले एरे को, मैं इसको रिवर्स में क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं स्टेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन कर सकूँ, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी मैं मेंटेन कर सकूँ। तो अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि रिवर्स ऑर्डर में जैसे 5 की लोकेशन जानेंगे तो 5 की लोकेशन मेरे पास सॉर्टेड एरर में ये बोल रहा है, ठीक है। मैं एक और एरे जो है असाइन कर दूंगा जो कि मेरे पास सॉर्टेड होगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक और एरे जो होगा मेरे पास यहाँ पे वो आउटपुट एरे कहलाता है, उसका मैं आउटपुट का नाम ओ दे देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी एरे होंगी, कितनी लोकेशन होंगी इसके अंदर, उतनी होंगी जितने मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। कितनी है 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि 5 जो है मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि 5 जो है मेरे पास यहाँ पे 7th लोकेशन, ओके, ओके। सो बेसिकली 1 और फिर इसके मेरे पास यहाँ पे 2, ओके, इसके मेरे पास यहाँ पे 3 की भी मेरे पास यहाँ पे 2 है तो 1 हो गया, फिर इसके मेरे पास यहाँ पे 3 हो गया, 3 4 5 फिर 6 7, ठीक है, ओके। तो आपका जो बेसिकली जो फाइनल जो बनेगा ना वो बनेगा कि मीन्स मेरे पास यहाँ पे 7, ये 7th नंबर ये एक्चुअल में काउंट है, ठीक है, कि मीन्स आपके कितने एलिमेंट है उसे लेस देन और इक्वल टू है। तो आपको जो एक्चुअल जो लोकेशन जहाँ पे वो रखना है वो है 7 - 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो आपके 5 है ना तो आपको उठा के यहाँ पे रख दोगे जो कि 7 - 1 यानी 6 है, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। और आप क्या करोगे, इसको डिक्रीज करके आपको इसको क्या करना है, आप इस वाली लोकेशन पे जाओगे और इसको डिक्रीज करके 6 कर दोगे। नेक्स्ट 5 आप ट्रेवर्स करोगे तो आप क्या करोगे, इस वाले जो 5 है इसको आप उठा के रख दोगे इस वाली लोकेशन -1 पे, तो ये बन जाएगी ये वाली लोकेशन जो कि बन जाएगी यहाँ पे 5। ऐसे ही फिर आप क्या करोगे, इस वाले को ढूंढोगे 3 पे जाके आप हैश ढूंढोगे 3 वाली लोकेशन 0 1, ठीक है, 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये पर्टिकुलर एलिमेंट। तो मेरे पास यहाँ पे 5 है, 5 - 1 होता है 4, तो 0 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया मेरे पास, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो 4th लोकेशन थी, इसको आपने क्या करना है कि आपको क्या करना है, एक सेकेंड, आपको इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो 4 से 1 कम हो गया मेरे पास यहाँ पे 3, तो नेक्स्ट 3 जो मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर ऐसे ही करते मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा और फिर इसके बाद मेरे पास 1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 को अगर आप देखना है तो 1 की जो लोकेशन है 1 है, 1 - 1 जो है मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 0 लोकेशन पे मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो आउटपुट एरिया है आपका जो रहेगा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड ऑर्डर था तो इसमें मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, बट हाँ ये सॉर्ट हो जाएगा। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वर्स्ट केस में वो हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे n+k की। तो मेरे पास n+k की क्यों मेरे पास यहाँ पे स्पेस का कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि हम एक तो रेंज का एरे असाइन कर रहे हैं जो कि काउंट का एरे है। अगर मेरे पास यहाँ पे 1000 एलिमेंट भी होते तो मेरे पास यहाँ पे 1000 एलिमेंट का मेरे पास काउंट एरे जो होता बनता, ठीक है। अब इसीलिए मेरे पास काउंट जो है काउंट सॉर्ट वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे मेरे पास एक रेंज बेस है और रेंज जो है वो कम हो। मान लो आपके पास 1 लाख तक एलिमेंट है पर आपका जो पर्टिकुलर एरे का इंस्टेंस है वो है 1 2 और 1 लाख, तो क्या आप 1 लाख तक ऐसे पूरा एरे बनाओगे, नहीं ना। तो इसलिए काउंट सॉर्ट उन वाले केसेस पे खराब परफॉर्म करेगी, ठीक है, जहाँ पे आपके पास सिंपल सॉर्ट कर लो कोई भी, मतलब इन वाले एलिमेंट के लिए। और देखा जाए तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड भी है, तो इन वाले केसेस के लिए हमारे पास यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट सही रहेगी। अच्छा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस करनी है कि भाई n+k ही मेरे पास यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी हर एक केस में काउंट सॉर्ट की, ठीक है। तो भाई क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे हर एक इनपुट केस में यही सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे और ये सारे एरे को ट्रेवर्स करेगा हर बार, ठीक है, चाहे इनपुट इंस्टेंस आपका कुछ भी हो, चाहे आपके सारे एलिमेंट सेम क्यों ना हो,
ठीक है, पर हाँ ये स्टेबल है, क्योंकि हम अगर पीछे से आगे की तरफ ट्रैवर्स करेंगे ना तो ये स्टेबल होगा, पर हम आगे से पीछे की तरफ अगर ट्रैवर्स करेंगे तो ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से काउंट हमारे पास जनरेट होते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो आखिरी वाला एलिमेंट है जब हम पहले ट्रैवर्स करेंगे तो उसका जो काउंट होगा वो बड़ा ही होगा, ठीक है, तो हम उसे रख देंगे अब और उसे हम डिक्रीज कर देंगे ताकि हम जब नेक्स्ट एलिमेंट को हम ट्रैवर्स करें तो उसका काउंट ऑलरेडी डिक्रीज हो। तो आप देख पा रहे हैं लास्ट वाले के लिए बड़ा काउंट आ जाएगा और फिर उससे पहले वाले के लिए मेरे पास स्मॉलर काउंट आ जाएगा, जिससे आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। बजाय अगर आप इस लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप ट्रैवर्स करोगे तो आप इस वाले फाइल को ट्रैवर्स करोगे, देखोगे उसकी लोकेशन पाएगी 7, तो आप बिल्कुल आखिरी में जाके रख दोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इस वाले को ट्रैवर्स करोगे और उसकी लोकेशन पाएगी मेरे पास यहाँ पे 6, क्योंकि एक माइनस हो चुका है, तो आप उसे यहाँ रख दोगे, ठीक है, तो जो कि गलत है, जो कि अपोजिट है, आपको उसे रिवर्स ऑर्डर में ही ट्रैवर्स करना है। अच्छा, अब बात कर ली हमने काउंट सॉर्ट की, अब इसका जो है ओ ऑफ बिग ऑफ के का जो मेरे पास यहाँ पे जो स्पेस है वो मेरे पास यहाँ पे एलोकेट होगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि शेल सॉर्ट और टिम सॉर्ट मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है, ये मेरे पास यहाँ पे हाइब्रिड सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कैटेगरी में आ जाती हैं। हमारे पास काफ़ी सारे हाइब्रिड सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं। शेल सॉर्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट का ही एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, कि भाई ये मेरे पास यहाँ पे डील करता है उन वाले इनपुट केसेस के लिए जहाँ पे आपके पास शेल इंसर्शन सॉर्ट का हमें मतलब इंसर्शन सॉर्ट में हमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें एक एलिमेंट बिल्कुल लास्ट से बिल्कुल स्टार्ट तक मेरे पास अभी स्वैप करना पड़ रहा है तो मुझे वहाँ से लेकर स्वैप करते हुए आना पड़ रहा है, ठीक है, जबकि हम उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो जो दूर के एलिमेंट है उन्हें स्वैप करने की कोशिश करी जाती है इस इंसर्शन सॉर्ट में, और यहाँ पे हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं जिससे हम एरे को सॉर्ट करते हैं और स्किप करते हैं। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ये हम एक पूरी सेपरेट वीडियो बना सकते हैं इसके ऊपर। और टिम सॉर्ट जो है वो एक्चुअली एक परफेक्ट एल्गोरिथम है जो पाइथन की नॉट परफेक्ट बट हाँ एक ऐसी एल्गोरिथम है जो डराइव की गई है मर्ज सॉर्ट से और इंसर्शन सॉर्ट से। मर्ज सॉर्ट की ये बुरी बात थी कि वो बेस्ट केस में भी अनलॉगन ले रही थी, ठीक है, जबकि उससे कम हो सकता है। तो हमने क्या किया, इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को कंबाइन कर दिया। हमने बेसिकली रन्स बनाए डिफरेंट लेंस के, ठीक है, डिफरेंट लेंस के हमने रन्स बनाए और उतने जो एलिमेंट हम छोड़ के, ठीक है, उतने एलिमेंट के सब एरेज बना के हमने सबसे पहले क्या करते हैं कि सॉर्ट कर देते हैं इंसर्शन सॉर्ट की मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक रन डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 32 हमारे पास पाइथन में लिया गया है, पर अगर छोटा एलिमेंट का साइज हो तो हम हाफ ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो रन है वो हर एक लेवल में बढ़ाते जाते हैं अंटिल आपका जो एरे है जो रन लेंथ है वो एरे के इक्वल ना हो जाए, और हर एक जो रन के टाइम पे आप क्या करते हो, मर्ज करते हो। आप मर्ज सॉर्ट यूज नहीं करते हो, मर्ज सॉर्ट का मर्ज फंक्शन यूज करते हैं और फिर छोटे छोटे जो आपके जो सब एरेज है उनको आप मर्ज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपने छोटे छोटे जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्ट कर दिए, स्मॉल लाइक 2 साइज के ही मान लो, तो आपने इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट कर दिए। फिर उसके बाद आपने मर्ज करे, मर्ज फंक्शन यूज करके, और फिर उसके बाद आपके पास आ गया ऐसे करते करते आप रन लाइन जो 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, और फिर उसके बाद आपके पास ऐसा समय आएगा जब आपका जो रन लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा एरे के साइज के। तो उस वाले केस में आपके पास वो जो पूरा जो एरे है वो मर्ज हो जाएगा, जिससे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस में आपकी टिम सॉर्ट की बन जाएगी O ऑफ n, बाकी वर्ड्स और एवरेज केस में आपकी बन जाएगी O ऑफ n log n। अब जो कि आप मर्ज फंक्शन यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी O ऑफ बिग ऑफ n, ठीक है। अच्छा, शेल सॉर्ट जो है वो इंसर्शन सॉर्ट का एक अपडेटेड वर्जन है, तो मेरे पास यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है वो बन जाती है मेरे पास यहाँ पे O ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है बिग ऑफ 1 की, क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते हो, ठीक है। अच्छा, और बाकी हम इसमें डिवीजन और वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज और डिवीजन का पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेस्ट और एवरेज केस में बन जाती है ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे, ये हाइब्रिड एल्गोरिथम्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन्हें हम एक सेपरेट वीडियो में सेपरेटली रन और डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स कर ली, ठीक है, उनकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी करी, मास्टर्स थ्योरम्स भी देखी, ठीक है, मास्टर थ्योरम कैसे काम करती है, ट्री मेथड भी हल्का सा देखा, टच किया कि भाई कैसे काम करता है, कोई शॉर्ट हीप बनाना सीखा कि भाई हीप क्या होता है, अनस्टेबिलिटी सीखी, इन प्लेस सीखी, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट सीखा कि भाई क्यों ये वर्ड्स होता है, क्यों n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। हमने वो केसेस देखे जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वर्ड्स होती हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हमने नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी देखी, रेडिक्स, बकेट और टिम सॉर्ट जैसे एल्गोरिथम्स की भी हमने बेसिक इंट्यूशन ली कि ये काम कैसे करती है। और एक्चुअली टिम सॉर्ट पाइथन के अंदर यूज़ होती है, तो ये इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी पूछी जाती है। So this was a video about the time complexity and algorithm running. Thank you so much for watching and thank you so much for staying till now.